हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं अपने चैनल पे लेके आया हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों से लगभग 1 महीने पहले प्रॉमिस किया था कि हम लोग लीगल रीजनिंग के एपिसोड शुरू करने वाले हैं। तो आज आप हमारा लीगल रीजनिंग का फर्स्ट एपिसोड आया है। छोटा सा एपिसोड होगा, 5 क्वेश्चन होंगे, बहुत ईजी एपिसोड है आज वाला। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे लेवल इंक्रीज़ करता जाऊँगा। तो आज के मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, आप लोगों को समझ में आए कि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे, किस अप्रोच से स्टार्ट करने हैं, कैसे फॉलो करना है, कैसे उनको गो थ्रू करना है। एंड ये वीडियो चाहे आपका कोई सा भी लॉ का एग्ज़ाम है ना, चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो DULLB हो, चाहे वो BVP हो, चाहे वो कुछ भी हो भाई, तो ये एपिसोड आप सबके इसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात और, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि अनअकैडमी अपने सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ लेके आया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब इतना अच्छा रिस्पांस मिला है ना इस सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ को कि भाई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब जो क्रस्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हाईली रेलिवेंट होते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए, जिनको बहुत एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स उन क्वेश्चंस को सेट करते हैं, प्रॉपरली फ्रेम्ड होते हैं, एज पर न्यू पैटर्न होते हैं। एंड उन क्वेश्चंस का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है आपको बाद में। हर टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस दिया जाता है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, जिससे कि आप लोग अपना हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक आप लोगों का स्ट्रांग हो सके। मतलब ये ओवरऑल आपकी हर चीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इन टेस्ट सीरीज़ को जाके अप्लाई नहीं किया है तो भाई फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको कर सकते हैं, इन टेस्ट को टेकअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको रेफरल कोड डालना पड़ेगा। रेफरल कोड है हमारा OAKMS10, इट्स OYEOAKMS10। ठीक है, ये आपको नीचे लिखा दिख रहा होगा। तो आपको इस रेफरल कोड के थ्रू जाके आपको टेस्ट सीरीज अनलॉक करनी है एंड वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। बिलीव मी, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इंग्लिश का। देखो डेज वाइज बांट रखे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मंडे को इंग्लिश, ट्यूसडे को GK एंड वेंसडे को लॉजिकल रीजनिंग, थर्सडे को लीगल रीजनिंग, फ्राइडे को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इनके प्रॉपर टाइम स्लॉट फिक्स्ड हैं। 30 मिनट्स का टेस्ट होता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं एंड प्रॉपरली उसका एनालिसिस दिया जाता है। बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छा रिस्पांस है उन चीज़ों का। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एक टेस्ट सीरीज़ जो है डिटेल एनालिसिस टेस्ट 3 से 3:30 तक टेस्ट होता है और उसी के आधे घंटे बाद 4 से 5 बजे आप लोगों का एनालिसिस दे दिया जाता है। तो भाई फटाफट शुरू कर दो अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलिए हम दोबारा अपनी वीडियो पे आते हैं, हमारी करंट लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। एक सेकेंड गाइस, मैं पेन ले लेता हूँ। मैंने पेन ले लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले, अच्छा इसमें क्या होगा, क्वेश्चन कैसे फॉलो करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक प्रिंसिपल होगा, फिर उस प्रिंसिपल से रिलेटेड हमारे पास फैक्ट्स होंगे एंड उन फैक्ट्स से रिलेटेड हमारे पास फिर ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स को कैसे पढ़ना है मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहला प्रिंसिपल है एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन द एक्सेप्टर हैज़ द नॉलेज ऑफ सच ऑफर। ठीक है, तो इसमें क्रिस्प वर्ड आता है नॉलेज। ठीक है, कि भाई कोई भी ऑफ़र, किसी भी ऑफ़र को सिर्फ तब एक्सेप्ट किया जा सकता है जब सामने वाले को उस ऑफ़र के बारे में नॉलेज है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को इसका उदाहरण देना चाहूँ तो इसका एग्जाम्पल होगा कि एक बंदा है X ने Y से पूछा कि भाई, X ने Y को बोला कि भाई Y जाके तू मेरे लिए एक लड़की ढूंढ दे, मैं तेरे को 1 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर मेरी शादी करवा देता है तो। ठीक है, तो ये ऑफर X ने Y को दिया था। अब पीछे एक बंदा था A। ठीक है, एक बंदा पीछे खड़ा था, उसने ये ऑफर सुना नहीं। ये ऑफर किसने दिया था, X ने दिया था Y को। A के लिए ऑफर नहीं था। तो अब A अगर X के लिए कोई लड़की ढूंढ देता है शादी के लिए तो ये ऑफर A के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, आई नो एग्जाम्पल थोड़ा वेग था बट ठीक है, फैक्ट से देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। A offers to pay a reward of ₹10,000 to anyone who finds his watch. B, without knowledge of the offer made by A, finds in returns the watch in the present case. अब क्या होगा, दोबारा देखते हैं। A ने ऑफर किया कि भाई जो भी व्यक्ति मेरी घड़ी ढूंढ देगा मैं उसको 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। अब एक व्यक्ति था B को पता नहीं था कि A ने कुछ ऐसी शर्त रखी है, लेकिन क्यों भी ये बात मेरे को कैसे पता चली, इसमें एक वर्ड आता है विदाउट नॉलेज। विदाउट नॉलेज मतलब B को पता नहीं था कि A ने कोई ऐसी शर्त रखी है और वो घड़ी ढूंढ के A को वापस कर देता है। तो इन दी प्रेजेंट केस अब क्या होगा, B कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड ऑफर्ड बाय
बी कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड ऑफर्ड बाय ए बिकॉज द ऑफर वॉज नॉट स्पेसिफिक टू हिम, ठीक है। तो बी रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑफर स्पेसिफिक बी के लिए नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, एक जनरल ऑफर था, वो कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड अमाउंट एज द ऑफर मेड बाय ए वॉज फ्यूरलेस। इसका मतलब होता है कि सीरियस नहीं था ऑफर, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसे ऊपर कहीं नहीं लिखा गया कि ए ने वो ऑफर मजाक में दिया था, तो इस ऑप्शन को भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं, बी कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड बिकॉज ही डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ द ऑफर मेड बाय ए। बी उस ऑफर को क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी ही बैठ रहा है, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल को भी देखें तो प्रिंसिपल भी इसी बारे में बात करता है कि भाई अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छी शुरुआत की है हम लोगों ने। इसके ऊपर एक बहुत फेमस केस लॉ भी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिसका नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, आप जाके उसको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसी चीज़ के ऊपर, एक्सेप्ट नॉलेज ऑफ ऑफर के ऊपर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड to the other party and mere intention to accept is it not sufficient। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस देनी है तो वो एक्सेप्टेंस सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट कराना अति आवश्यक है। सिर्फ आपकी इंटेंशन, सिर्फ आपकी उसको एक्सेप्ट करने की चाह पूर्ण मतलब सफिशिएंट नहीं होगी, ठीक है। अपना फैक्ट देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा प्रिंसिपल। ए ऑफर्स टू सेल बी मस्टर्ड ऑयल। ए ने बी को बोला कि भाई मैं तुम्हें मस्टर्ड ऑयल बेचूंगा। बी इंटेंड्स टू परचेज द ऑयल, राइट्स अ लेटर बट फॉरगेट्स टू पोस्ट इट। बी भैया ने क्या किया, बी भैया ए से तेल खरीदना चाहते थे, चिट्ठी लिखी पर उसको पोस्ट करना भूल गए। ए कम्स टू नो अबाउट द बीज इंटेंशन एंड डिस्पैचेस द ऑयल। लेकिन फिर भी ए को पता चल गया कि भाई बी खरीदना चाहता है, हालांकि चिट्ठी पोस्ट हुई नहीं थी, फिर भी ए को पता चल गया कि भाई बी शायद खरीदना चाहता है और उसने और वो जाके वो तेल उसने डिस्पैच कर दिया, ठीक है। अब इन दी प्रेजेंट केस, अब इसमें बात हुई है कि भाई एक्सेप्टेंस वैलिड होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इन द प्रेजेंट केस इट इज़ अ वैलिड एक्सेप्टेंस एज बी विद एन इंटेंशन एक्सेप्ट द रोड टू एक्सेप्ट रोड द लेटर। ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, क्यों? क्योंकि बी ने उसको एक्सेप्ट करने के इंटेंशन से लेटर लिखा था, लेकिन वो लेटर कभी पोस्ट हुआ ही नहीं, और प्रिंसिपल बोलता है कम्युनिकेशन ज़रूरी है। बी पार्ट पढ़ते हैं, देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस एट ऑल एज इट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू ए। कोई एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं क्योंकि वो कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, वो लेटर कभी पोस्ट हुआ ही नहीं। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, मेयर इंटेंशन टू एक्सेप्ट इज़ नॉट सफिशियंट। सिर्फ इंटेंशन सफिशियंट नहीं है भाई, बिल्कुल बात ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन बी भी ठीक आ रहा है, सी भी ठीक आ रहा है, पर जो बी है वो ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है कि भाई वो कोई एक्सेप्टेंस है नहीं क्योंकि उसको कम्युनिकेट नहीं किया गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपके साथ क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट offer into the promise acceptance of such offer must be absolute and unqualified। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, absolute and unqualified। ऐसा एक नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाता है, मैंने कई बार देखा है कि एक्सेप्टेंस शुड बी absolute and unqualified, absolute and qualified, not absolute and qualified। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस देंगे तो उसमें हमें टिक क्या करके आना है, उसमें हमें टिक करके आना है absolute and unqualified पे। एक्सेप्टेंस शुड ऑलवेज बी absolute and unqualified। जैसे कि भाई मैंने आपको पूछा कि भाई क्या आप मेरा फ़ोन 10,000 रुपये में खरीदोगे, तो या तो आपको हाँ बोलना है या तो आपको ना बोलना है। अगर आपने कुछ भी तीसरी वर्ड बोली तो वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फैक्ट देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। अगर मैं फैक्ट पे आऊँ तो फैक्ट इसका है, ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी। ए ने बोला बी को क्या मेरा घर खरीदोगे फॉर ₹1,000। बी इंस्टेड अग्रीज टू परचेज एज हाउस फॉर 900। बी ने बोला कि नहीं मैं 1000 का नहीं खरीदूंगा, मैं 900 का खरीदूंगा, यानी बी ने एक काउंटर ऑफर कर दिया, ठीक है। अब इन दैट केस क्या होता है, जैसे ही बी ने काउंटर ऑफर किया तो जो पहला ऑफर ए का था वो ऑफर खत्म हो जाता है। इस ऑफर को अब इस ऑफर की कोई भी वैलिडिटी नहीं रही, ठीक है। ए रिजेक्ट्स बी ऑफर। अब ए ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया 900 का। Thereafter B agrees to purchase the house for price stated by A. A rejects this too। लेकिन अब हुआ क्या इस कहानी में, मैं देखते हैं दोबारा कि भाई A ने B से बोला क्या तुम मेरा घर 1000 रुपये का खरीदोगे। B ने कहा भाई 1000 का नहीं, मैं 900 का खरीदूंगा। A ने साफ मना कर दिया कि भाई नहीं मैं 900 का नहीं बेचूंगा। बाद में B ने बोला चलो ठीक है आप मेरे को 1000 का दे दो। A ने उसके लिए भी मना कर दिया कि नहीं अब मेरे को 1000 का भी नहीं बेचना। तो अब इन दी प्रेजेंट केस A is not bound
A is not bound to sell the house because B rejected the offer initially made by A, thus the offer lapsed। बिल्कुल सही बात है भाई, A is not bound, A अब अपना घर बेचने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि भाई शुरुआत में जो ऑफर दिया था उसको B ने रिजेक्ट कर दिया और अब वो ऑफर लैप्स हो चुका है, अब उसको बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। सेकंड पढ़ते हैं, A is bound to sell the house because B has accepted through subsequently and ऑफर मेड बाय ए, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव का तो कोई सवाल ही नहीं होता। दोनों पार्ट्स क्या कहते हैं कि भाई ए बोलता है कि नहीं वो ऑफर लैप्स हो चुका था, बी अब उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरा बोलता है कि नहीं बी उसको एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि उसने बाद में तो उसकी बात मान ली। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल क्या बोलता है भैया, प्रिंसिपल बोलता है एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। भैया अगर एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है तभी वो ली जाएगी। यानी फर्स्ट केस में इसका जवाब है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है कि भाई ऑब्सोल्यूट होता, अगर वो उसी टाइम कह देता हाँ या नहीं तो ये ऑफर हो जाता, नहीं तो फिर अब बात नहीं बनेगी। सॉरी गाइस। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अगला प्रिंसिपल है, एन ऑफर इज रिवोक्ड इफ द पर्सन मेकिंग द ऑफर डाइज and the fact of this death comes to the knowledge of the person accepting before he accept। इसमें कुछ शब्द हैं जो पॉइंट्स क्या देखने हैं हमें कि भाई एक ऑफ़र रिवोक हो जाएगा जब जो पर्सन जो उस ऑफ़र को बना रहा है वो मर जाता है। कौन मर जाता है? जिसने वो ऑफ़र किया है। ठीक है, और ये बात एक्सेप्ट करने वाले की नॉलेज में भी आ जाती है। ठीक है, सपोज करिए ए ने बी को बोला कि क्या तुम मेरा घर 10,000 रुपये का खरीदोगे। ये बोलते ही ए की मौत होगी। अब बी को अगर ये बात पता चल जाती है कि भाई ए की मौत हो चुकी है और फिर अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो उसका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर बी को ये बात पता नहीं चलती है कि ए की मौत हो चुकी है और फिर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एग्जाम्पल। अब एक बार हम फैक्ट देखते हैं। फैक्ट क्या बोलता है? ए ऑफर्स टू सेल, फैक्ट क्या बोलता है? ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू जेड, सब्सिक्वेंटली ए डाइज। ए ने बोला जेड को क्या तुम मेरा घर खरीदोगे और ए मर गया। जेड विदाउट नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ एज डेथ एक्सेप्ट द ऑफर। अब इसमें मेजर वर्ड क्या है? जेड विदाउट नॉलेज। जेड को नॉलेज नहीं थी कि ए की मौत हो चुकी है, तो बात सिंपल क्लियर होती है कि एक्सेप्टेंस वैलिड होगा। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं द ऑफर मेड बाय ए टू जेड इज रिवोक्ड एज सून एज ए डाइज एंड जेड कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। जी नहीं, प्रिंसिपल बोलता है अगर ए को नॉलेज नहीं है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। अगला देखते हैं, इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट द डेथ ऑफ अ पर्सन इज इररेलेवेंट। कुछ भी बोलते रहते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, अगला सी ऑप्शन, जेड हैज वैलिडली एक्सेप्टेड द ऑफर मेड बाय ए एज जेड did not have the knowledge of A's death before he accepted the offer। बिल्कुल सही बात है भाई, जेड को नॉलेज नहीं थी कि ए की मृत्यु हो चुकी है जब उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर अगला देखें हम, अगला प्रिंसिपल बोलता है हमारा, एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन दैट इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज ब्रॉट इज वॉइड एंड नॉट एनफोर्सिएबल। ठीक है, कि भाई किसी भी अग्रीमेंट में अगर कंसीडरेशन नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो यानी वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग होगा। हम लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि किसी भी एग्रीमेंट के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन होगी तभी वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होती है तो ऑफर वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। ठीक है, अब फैक्ट देखते हैं। फैक्ट है हमारा, ए प्रोमिसेस टू पे ₹10,000 विदाउट एनी कंसिडरेशन इन रिटर्न। ए ने एक्स को बोला कि भाई मैं तुम्हें 10,000 रुपये पे करूंगा बिना किसी कंसिडरेशन के, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बदले में मेरे को कोई किसी चीज़ की नहीं चाहिए, मैं बस प्यार मोहब्बत में तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। अब पढ़ते हैं, इन दी प्रेजेंट केस द एग्रीमेंट टू पे एक्स ₹10,000 इज वॉइड एज देयर इज नो कंसिडरेशन। भाई बात तो ठीक है भाई कि भाई वो एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी के पॉइंट्स भी पढ़ते हैं। एग्रीमेंट टू पे एक्स इज वैलिड। क्यों वैलिड भाई? कुछ भी, X can validly enforce the promise made by A even though there exists no consideration। भाई इस बारे में कुछ बात नहीं कर रखी कि भाई X के पास ऐसा कुछ ऑप्शन है, तो इसके लिए सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि भाई देयर इज़ नो, क्योंकि वो वहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं था इसलिए वो अग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है, तो आई होप आप, अच्छा इसके लिए एक केस भी है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है चिनैया वर्सेस रमैया। ठीक है, जिसमें कंसिडरेशन के बारे में ही बात की गई है। ठीक है, तो एक बार जाके आप इस केस को भी रेफ़र
कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 25 हमारा डील करता है कंसिडरेशन से रिलेटेड, तो एक बार जाके सेक्शन 25 भी देख लें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, आप लोगों के साथ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पांचों क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे एंड आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया ना भाई, कुछ भी समझ नहीं आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरे को मैसेज करो, कॉल करो, कुछ भी करो, डाउट क्लियर कर लो अभी के अभी। एक बार, दो बार, तीन बार, 2 की स्पीड में ये वीडियो देख के सारे डाउट्स तुरंत के तुरंत क्लियर करते जाओ। कुछ भी अगर छोड़ोगे बाद के लिए तो बहुत ज़्यादा हो सकता है काम सामान आपका पाइलअप हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आज ही शाम तक आ जाएगी। ठीक है, तो फटाफट देखते जाएं वीडियोस को, कम से कम 50 वीडियोस का हमारा टारगेट है। फटाफट सारे वीडियोस को देखते जाएं, कुछ भी बात के लिए ना छोड़ें, आप लोगों का ही फायदा है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन भी ग्रुप्स में एडेड हो हर ग्रुप में शेयर करते जाओ भाई, सबका फायदा होगा, दुआएं मिलेगी। ठीक है, आपका पेपर क्लियर होगा। ओके गाइस, तो बहुत जल्द मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।